प्लेटफॉर्म और केबल पर उपलब्ध होंगे। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। यह है इंडिया। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे मोदी सरकार के 8 साल की। जी हाँ, मई 2022 में मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। इसमें शक नहीं कि पिछले 8 साल में देश को एक स्टेबल सरकार के मिलने से तरक्की की रफ्तार तेज हुई है। देश में एक मजबूत सरकार के होने की वजह से ही मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी पूरे मुल्क ने एक साथ खड़े होकर चैलेंजेस का मुकाबला किया है। इसके साथ ही एक मजबूत सरकार के बड़े फैसले, पुख्ता इरादे और मजबूत लीडरशिप ने भी मुल्क की तरक्की को कामयाबियों से हमकिनार किया है। तो मोदी सरकार के वो कौन कौन से बड़े फैसले और हौसलामंद इरादे हैं जिन्होंने मजबूत लीडरशिप की वजह से मुल्क को मजबूती अता की है, उसी पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है 3 खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर विजय कुमार कौल, टाइम्स ऑफ इंडिया के असिस्टेंट एडिटर सुरजीत गुप्ता और साथ ही सीनियर प्रोफेसर शिवाजी सरकार। वेलकम टू आवर स्टूडियो सर। तो हम आज बात करने वाले हैं कि मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं मई 2022 में। सबसे पहले आपसे शिवाजी सरकार जी जानना चाहेंगे कि अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो क्या कहेंगे आप? ये देखिए, ओवरऑल परफॉर्मेंस में मोदी सरकार ने एक स्टैंडर्ड कायम किया है कि जो भी हम कर रहे हैं लोगों के दिमाग में यही रहे कि वी आर द बेस्ट। जैसे कि कोविड के दौरान जितना भी कुछ किया गया, चाहे अगर आप ले लें वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में और उसके साथ साथ बाकी सारे मैनेजमेंट के बारे में, एक कंपैरिजन रहा है कि वर्ल्ड सिस्टम के साथ, और वर्ल्ड सिस्टम के हिसाब से ये दिखाने की कोशिश की गई और जो दिखा गया कि जो कुछ भी किया जा रहा है दैट इज़ एज पर वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स। ना अगर आप 8 साल का पूरा दौर देख लें, क्या क्या किया गया है, बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। एक तो एक नए इकोनॉमिक सिस्टम को कायम करने की कोशिश की गई है, जिसमें कि एक नए स्टैंडर्ड्स को कायम करने की कोशिश की गई है। एक सोशल वेलफेयर का एक नया जो जज्बा था लोगों के दिल में, उसको लाने की कोशिश की गई है। और ये कोशिश की गई है कि हर जो नागरिक है उसके दिमाग तक और उसके असलियत में ये लगे कि उसके लिए ही खास करके सरकार काम कर रही है जी। चाहे उसको अगर आप ले लें, जैसे पिछले कई सालों से चल रहा है अभी कि 80 करोड़ लोगों को फूड ग्रेन्स जो है वो दिए जा रहे हैं और 2.5 लाख करोड़ रुपया सालाना करीब उसका खर्चा है और लगातार वो दिया जा रहा है और बहुत एफिशिएंटली जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। कहीं से आज तक शायद बहुत कम कहीं से शिकायत आई होगी, अगर आई हुई होगी तो। मुद्रा लोन की अगर बात करें, जिस तरह से मुद्रा लोन सारे उसमें बढ़ाया गया है और सब लोगों को दिया गया है, वो देखने से ये लगता है कि हिंदुस्तान के लोगों में खुद काम करने का एक अलग जज्बा है और वो उसको कर सकते हैं और इसलिए उसके तमाम तरह तरह से बैंक लोन्स उनको दिए गए हैं। अगर एफडीआई की बात करें हम, अभी अभी जो सरकारी आंकड़े आए हैं कि 500 अरब करोड़ रुपए का एफडीआई जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इतने इन सालों में आया है। तो ये एफडीआई जब आता है तो तभी आता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है वो ये समझता है कि यहाँ पर कुछ पैसा लगाएंगे तो हमें कुछ कमा के ही जाएंगे, तभी वो लगाता है, जिसके मतलब कि देश की व्यवस्था पर उसको एक विश्वास है। इसके अलावा अगर यूनिकॉर्न्स को ले लें जी, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपने बताई प्रोफेसर सरकार। अब आपसे जानना चाहेंगे, एसोसिएट एडिटर हैं सुरजीत गुप्ता जी, आपने बहुत नज़र बनाए रखी है इकोनॉमिक्स पर। अगर इंडियन इकॉनमी की बात करें तो आप पिछले 8 साल में किस तरह से देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस रही मोदी सरकार की? देखिए, 8 साल में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, काफ़ी आर्थिक सुधार भी किए गए हैं।
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी किया गया है। लेकिन अगर हम इस 8 साल में देखें, काफ़ी चुनौतियां भी आई हैं। अब आप देखिए 2 साल कोविड आया था और उसके बाद अभी भी कोविड हमारे बीच में है, लेकिन उसके साथ अभी वॉर का भी यूरोप में जो चल रहा है उसका भी इम्पैक्ट है। उसके इन सब चैलेंजेस के अलावा भी इस इकोनॉमी का ग्रोथ अगर आप देखें और रिकवरी जो देखें, वो अभी जो IMF के जो डेटा आई है उसमें इंडिया इज स्टिल दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो अगर आप चैलेंजेस के संदर्भ में इस इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को देखें तो बहुत ही सटीक रहा है। यस, देयर आर एरियाज जिसमें इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन जो प्रगति का जो पाथ है वो आई थिंक इज ऑन द राइट ट्रैक। जी, अब आपसे जानना चाहेंगे प्रोफेसर कौल, जैसे कि गुप्ता जी कह रहे हैं कि राइट ट्रैक पर है, हमारी इकॉनमी ग्रोथ हो रही है, लेकिन हम बात करें कि शुरुआती दिनों की, तो जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, उन्होंने कहा कि मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं रूलर नहीं हूँ। शुरुआती अगर दिनों की बात करें तो उन्होंने काफ़ी विदेश यात्राएं भी की। आप इस सब को कैसे देखते हैं, तब से शुरुआत से लेकर के अब आप कैसे देखते हैं जो कुछ उन्होंने कहा किया? आप 8 सालों में कैसे, कहाँ पाते हैं परफॉर्मेंस को? मुझको लगता है कि जिस समय मोदी जी ने सरकार को जो है जो प्रधानमंत्री जो लिया, इन्होंने पद लिया, उसके बाद से काफ़ी चेंज है। और शुरू में हम देखेंगे, शुरू के कुछ सालों के अंदर जो मुख्य जो फोकस जो था वो फोकस यही था कि किस तरह से इस जो सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया जाए, क्योंकि हमें याद है कि जिस समय उन्होंने जो प्रधानमंत्री बने उस समय करप्शंस और जो है बहुत सी ज़्यादा जो है इस तरह का जो देश के बारे में जो विचार जो थी लोगों के बारे में बहुत ख़राब थे कि भी क्या ये चल पाएगा देश, जिस तरह का करप्शन यहाँ पर है, जिस तरह की स्थिति यहाँ पर है, जिस तरह की बेरोज़गारी यहाँ पर है, उसको देखते हुए जिस तरह से मोदी जी ने इसको सरकार को संभाला है और चलाया है। शुरू के दिनों में इन्होंने पूरा स्ट्रीमलाइन किया सिस्टम को, जैसे कि हम देखते हैं बैंक्रप्सी एंड इनोवेशन इंसॉल्वेंसी कोड बिल को लाया गया, इसी तरह से GST को स्ट्रीमलाइन किया गया, इसी तरह से और इसके तरह के कई चीज़ों को शुरू किया गया, तो स्ट्रीमलाइन किया गया। उसके बाद हम देखते हैं जैसे ही क्राइसिस वगैरह आया उस समय जो है आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान शुरू किया गया और उसके अंदर इतने रिफॉर्म्स किए गए हैं और हम देखें उसका जो रिजल्ट भी आ रहा है कि आज जैसे सुरजीत गुप्ता जी ने कहा कि जो आज जिस तरह से हमारी देश की जो स्थिति है और जिस तरह इस तरह की इमेज है इसकी विदेशों के अंदर, वो बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर हम देखें आज इन्होंने जिस तरह से कहा कि सबका साथ सबका विकास, उसी तरह का कार्य किया गया है इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉल्स, जो अपना क्लास कास्ट, सभी को कोविड के पीरियड के अंदर जो जिनको ज़रूरत थी उनको जो है फूड प्रोवाइड किया गया है। जो टारगेटेड जो डिलीवरी सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जिस तरह से लोगों को दिया गया, जनधन योजना को शुरू किया गया, तो हम देखेंगे इस तरह से काफ़ी। और जिस तरह से सरकार साहब ने कहा मुद्रा स्कीम जो है, जो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लोअर लेवल पे जो है उनको इस तरह की सुविधा दी गई। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि अगर हम देखें तो बहुत डिटेल में काफ़ी और चीज़ें हैं, जैसे कि इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो एस्पिरेशन लेवल जो यूथ का है वो काफ़ी हाई है, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ कनेक्टिविटी के साथ साथ जो एस्पिरेशन लेवल भी बढ़ रहा है। उसके लिए आपको जॉब चाहिए, तो जॉब कहाँ से आएंगी? इंडस्ट्री से आएंगी। तो इंडस्ट्री को लेकर के एक तो कोविड के पीरियड में हमने जो देखा, जो ग्लोबल सिस्टम जिस तरह का हुआ, जिस तरह से ग्लोबल वैल्यू चेन सारा शैटर्ड हो गया और हमको जो है कई तरह की एसेंशियल प्रोडक्ट के लिए जो है देखना पड़ा। हमारी जो डिपेंडेंस जो चाइना के ऊपर थी उसको लेकर के कंट्रोल करना जो है सारा चेंज करना पड़ा। तो जैसे PLI स्कीम जो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू की है, एक कमाल की स्कीम है। बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं जो क्रिटिकल एरियाज़ हैं उनको किस तरह से स्ट्रेंथन किया जाए, उसको जो है बढ़ाया जाए, ताकि वो जॉब भी क्रिएट करेंगे और साथ में इकोनॉमी का जो नेशनल इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है और साथ में नेशनल सिक्योरिटी वाले इश्यूज हैं उन दोनों को टेकअप किया जाएगा। तो मुझको लगता है कि जिस तरह से चल रही है, कई तरह की समस्याएं हैं, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, काफ़ी विभिन्नतापूर्ण भरा हुआ देश है, तो उसको देखते हुए समस्याएं काफ़ी हैं, पर जिस तरह से शुरुआत की गई है और जिस तरह से कार्य चल रहा है वो काफ़ी संतोषजनक है। जी, काफ़ी संतोषजनक है, प्रोफेसर कौल कह रहे हैं। प्रोफेसर सरकार, जिस तरह से कि प्रोफेसर कौल ने कहा कि शुरुआत अच्छी रही है, काफ़ी एम्बिशियस है गवर्नमेंट है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? बहुत सारी नई स्कीम्स
मोदी की सरकार ने शुरू की, अगर हम जनधन योजना की बात करें, सबका साथ सबका विकास की बात करें, आत्मनिर्भर भारत की बात करें, आप कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जिनको मानते हैं कि जिससे बहुत बड़ा चेंज आया है भारत में? देखिए, सबसे बड़ा अगर चेंज आप कहेंगे तो मैं मानूंगा कि जनधन की योजना जो है उसने भारत के जो दूर से दूर रहने वाले गरीब लोग हैं उसको भी बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। उसके साथ जो गवर्नमेंट ने जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स किए तो उसमें पैसे गए, जिसके बारे में अब काफ़ी लोग कहते थे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से क्या फ़ायदा होगा। तो हर एक के जेब में जब पैसे गए तो उनको जो खुशी मिली और उसके जो विकास के दर में जो एक ठहराव जो था उससे आगे चलने को मौका मिला। तो वो सारी चीज़ों में जो गांव के दूर दूर के रहने वाले लोग हैं वो जुड़े। अगर हाउसिंग, गांव के हाउसिंग स्कीम्स लें, वो वाकई उसमें काम हुए और उसमें दूर दूर के लोगों को पक्के मकान मिले, पक्के टॉयलेट्स मिले। और साथ में अगर हम देखें उनके जो ओवरऑल ग्रोथ के लिए जिस तरह से सारी चीज़ें की गई तरह तरह के और सिस्टम्स से, तो उससे जो हमें लगता है कि सरकार, अगर कोई भी सरकार है वो अगर काम करना चाहती है तो वो कर सकती है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ अगर आप देखें, कोविड के दौरान तमाम व्यवधानों के बावजूद लोगों को कभी ये शिकायत करने का मौका नहीं मिला कि उनको खाने को नहीं मिला। और ये व्यवस्था करना, दूर दूर के पहाड़ियों की जंगलों में जाके वहाँ तक करना, ये कोई आसान काम नहीं था। साथ में अगर हम देखें जो एंटरप्रेन्योरशिप को जिस तरह से डेवलप किया गया, स्किल डेवलपमेंट के जो सिस्टम्स किए गए हैं, उन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो इन्वेस्टमेंट उसमें गया लोगों के पास, तो उससे लोगों को जो लाभ मिला है, मेरे ख्याल में ये एक अभूतपूर्व काम सरकार ने किया है। और ख़ास करके इस बीच अगर आप देखें कई वैधानिक परिवर्तन भी किए गए हैं, जैसे जीएसटी का चेंज किया गया, डिमोनेटाइजेशन किया गया, उसके बाद भी कई तरह के चेंजेस की ज़रूरत हुई। और डिमोनेटाइजेशन के बाद अगर आज जीएसटी को अगर आप ले, अभी जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं 1,68,000 करोड़ का एक महीने में जो कलेक्शन होना, ये अपने आप में माने रखता है कि सारी चीज़ खामतौर पे कहा जाता है कि सरकार के उससे बहुत सारे व्यवधान आए, पर वो व्यवधान के बावजूद अगर सरकार इस तरह का काम कर रही है तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक बहुत सी छोटी सी चीज़ है खादी का। खादी और ग्रामीण उद्योग जो है आपस में जुड़ा हुआ है। ये गांधी जी का सपना था, उस सपने को इस सरकार ने पूरा किया। आज 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा एक साल में खादी का, जो तरह तरह के खादी सिर्फ टेक्सटाइल ही नहीं बनाता है, बहुत सारी और भी चीज़ें बनाता है, कॉस्मेटिक्स भी बनाता है, शहद भी बनाता है। इन सारी चीज़ों का अगर आप दें सेल, 1.5 लाख करोड़ रुपए का सेल एक साल में, ये एक अभूतपूर्व सेल रहा है। खादी जो है कई जगह वर्चुअली एक ब्रांड के तरह उभर कर आ रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखें, बहुत सारी ऐसे जो एरियाज थे जहाँ पर हमारी नज़र नहीं थी, उस पर अब नज़र जा रही है। रेलवेज़ को अगर ले लें, आप देख लीजिए, रेलवेज़ में हमारी कोशिश ये होती थी कि हम सिर्फ सोचते थे बुलेट ट्रेन नहीं होगा तो स्पीड कैसे बढ़ेगी। अब तरह तरह के जो और सिस्टम्स लाए गए, जो वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको पोस्ट टेक्नोलॉजी का उसको इंपोर्ट किया गया, उसको इंपोर्ट करने के बाद जो अडेप्टेशन किया गया, तो रेलवेज़ की जो एवरेज स्पीड है वो बढ़ गई है, फ्रेट ट्रेन्स की एवरेज स्पीड्स बढ़ गई है। और सरकार ने ये भी दिखा दिया कि अगर कोयले, जैसे कभी खास करके पावर प्लांट्स के लिए कोयले की समस्या आती है, तो उसको मैनेज करने के लिए कि ट्रेन्स को कैसे चलाना या कैसे रेगुलेट करना, ये भी सरकार अब कर पा रही है। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार ने कई जो नई चीज़ें की है, खास करके उससे निश्चित रूप से ही देश का जो एक पूरा विकास का जो प्रक्रिया है वो बदला है। और एक चीज़ इसके साथ और मेरे ख्याल में जुड़ना चाहिए, जिसमें निश्चित रूप से मेरे पैनलिस्ट साथ में बात करेंगे। कृषि के क्षेत्र में अगर आप देखें, कृषि के क्षेत्र में इस बार कुछ मौसम के वजह से ज़रूर थोड़ा बहुत फूड ग्रेन प्रोडक्शन में थोड़ी सी कमी आई है, पर उसके बावजूद अगर देखें कृषि का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, खास करके अगर आप देख लें पिछले 3-4 सालों में जो हमारे बफर स्टॉक्स रहे हैं, उसके ज़रिए जो लोगों को हम खाना दे पा रहे हैं। और साथ साथ जो है इस बार जो है कृषि के अगर आप लें, लोग खास करके किसान जो है उनको सरकारी जो बिक्री केंद्र हैं, क्रय केंद्र हैं, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको वैसे ही पहले से ज़्यादा अच्छे दाम मिलने लगे हैं।
जी। तो इस तरह से कई प्रकार से कई चीज़ें जो हो रही हैं, मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिस तरह से डेवलप हो रही है, अगले 1 साल बाद जो है हम जब उसको बात करेंगे तब हमें लगेगा कि हाँ, सरकार जो है बहुत सारी चीज़ें कर रही है और ग्रेजुअली जो है पेनेट्रेशन जो है सरकारी सिस्टम का डिफरेंट एरियाज में इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। जी गुप्ता जी, जैसे कि प्रोफेसर सरकार बता रहे हैं, तमाम इनिशिएटिव्स शुरू किए गए, तमाम कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं सोशल वेलफेयर को अगर देखें तो उसके लिए, लेकिन ये सारे जो स्कीम्स हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रही हैं? अगर हम जीडीपी की बात करें, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो उसके लिए कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं? देखिए ये सारा कुछ जो हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्पेंडिंग हो रही है, जो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो काम किया गया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब आप अगर देखें जो हाईवेज निर्माण हुआ है तो उससे क्या होता है, उससे लोगों को लाभ मिलता है, लोगों को कनेक्टिविटी अच्छी हो। अब यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप जैसे जनधन आपने रोल आउट किया है, आपने डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है वो किया है, तो ये सारे चीज़ आपके प्रगति को एक नई ऊर्जा देने की, डायरेक्शन देने की काम करते हैं। और मेरे ख्याल से आप अगर देखें जो टेक्नोलॉजी का यूज़ इस सरकार ने किया है, चाहे वो टैक्सेशन में हो, चाहे ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में हो, चाहे इवन कनेक्टिविटी ऑफ ब्रॉडबैंड हो, उसमें काफ़ी काम हुए हैं। अब टैक्सेशन की अगर हम देखें, उसमें जिस तरह से क्लीन अप हुआ है, फेसलेस असेसमेंट हुआ है, जो टाइम रिटर्न्स का जो था रिफंड्स का वो हमने कम किया है। तो इस तरह से यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू बेटर कनेक्टिविटी थ्रू फिजिकल एंड डिजिटल, ये जो प्रोसेसेस हैं इसमें से जीडीपी को और तेज़ी बढ़ने की आशा है। जी प्रोफेसर कौल, अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, इंडियन वो काफ़ी लिबरल हुई है। अगर रेलवेज़ की बात करें, आर्मी की बात करें, उस पर आप क्या कहेंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट ने डेफिनेटली काफ़ी लिबरलाइज किया है। असल में हमारे जिस तरह से जो टेक्नोलॉजी जो एरिया आ रहा है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन चल रहा है, हम आजकल इंडस्ट्रियल 4.0 की बात कर रहे हैं, जो रेवोल्यूशन चल रहा है वो ये इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। इसका इम्पैक्ट हर एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी है। जैसे ये जो डिजिटलाइजेशंस, जो एआई टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आ रही हैं, इन सब का जो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। कुछ एक नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। उस एंगल से हमको जो है टेक्नोलॉजी भी चाहिए। टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने, टेक्नोलॉजी कौन प्रोवाइड करेगा, वो इस तरह से प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो उसके लिए एफडीआई भी चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट भी करना चाहेंगे। तो उस एंगल से जिस तरह से डिफेंस सेक्टर को ओपन किया गया है, जिस तरह स्पेस सेक्टर्स को ओपन अप किया गया है, और काफ़ी जो क्रिटिकल एरियाज़ हैं उनको ओपन अप किया गया है। और एक और इससे साथ लिंक, एक बहुत बड़ा बड़े जो चेंज जो आ रहा है हमारे यहाँ पर, पहले हम मेगा ट्रेड्स ब्लॉक की बात करते थे, जैसे आरसेप की बात कर रहे थे कि आरसेप के बारे में कई लोगों ने बड़ा जो कहा कि जो गवर्नमेंट ने जो किया है, आरसेप ज्वाइन नहीं करके गवर्नमेंट अच्छा नहीं, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा जो एमर्जिंग ब्लॉक बन रहा है। तो उस एंगल से भी अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट का जो रोल था कि क्योंकि वो उसमें आरसेप इज़ डोमिनेटेड बाय चाइना, तो इन्होंने ही कहा कि वो असल में चाइना से जो है हमारे को जो ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाएगा। ऑस्ट्रेलिया उसमें था, ऑस्ट्रेलिया का जो डायरी प्रोडक्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा चीप था हमारे, इवन हम जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी फिर भी हमारे से कम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा था। तो हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी जो अडॉप्ट की, कमाल की पॉलिसी है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ए मेगा ट्रेड ब्लॉक, उन्होंने डिसाइड किया कि हम बायलैटरल ट्रेड करेंगे। तो बायलैटरल के अंदर जो फ्री ट्रेड किया इन्होंने यूएई के साथ किया, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ किया। अगर देखेंगे उसको फ्री ट्रेड को भी देखें, उसके अंदर जो डायरी प्रोडक्ट है उसको साइडलाइन कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि जहां हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, जहां हमको मनी चाहिए, हम अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। तो उस एंगल से हमारा गवर्नमेंट का जो रोल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एफडीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड ब्लॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरी कंट्री के साथ जो बायलैटरल ट्रेड जो कर रहे हैं, फ्री ट्रेड कर रहे हैं, यूरोप के साथ हो रहा है, जो प्रॉमिस किया गया है कि अक्टूबर तक हो जाएगा, ब्रिटेन के साथ किया जा रहा है। इससे जो, और ख़ास करके यूरोप के साथ जो इस तरह से जो पॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा है बेसिकली, उसके अंदर जो गवर्नमेंट जो कोशिश कर रही है, उसमें डेफिनेटली इसको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और क्योंकि जो यूरोप के अंदर जो मनी भी है और साथ में जो है टेक्नोलॉजी भी है, और ये सब जो है हमको काफ़ी बेनिफिट होगा। एक चीज़ मैं और थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ, जो अभी पहले आपने जो डिस्कस किया, सरकार साहब ने भी किया, इन्होंने भी किया। एक हमारे यहाँ पर एक यूनिक चीज़ अगर हम देखें, हमारे यहाँ पर क्योंकि
पॉपुलेशन बहुत लार्ज है, एक अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यूज बहुत ज़्यादा वो है, और हमारे यहाँ पर हम कास्ट वास की बात करते हैं कि वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं। एक जो हम देखें मोदी जी ने एक यूनिक था कि मोदी जी ने जो डिग्निफाई किया लेबर क्लास को, ये बहुत ही यूज़फुल है। अभी जो ये कई जगह पर आ रहा है कि हम डिग्निफाई कर रहे हैं कि जो काम करने वाले हैं, हाथ के काम करने वाले लोग हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक एंटरप्रेन्योरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्किल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हर आदमी इंपॉर्टेंट है, हर आदमी को डिग्निफाई किया जा सकता है, तो वो उसका इम्पैक्ट जो देश के ऊपर बहुत ही ज़्यादा होने वाला है कि हर आदमी के हर एक का रोल इंपॉर्टेंट है, उसको स्किल प्रोवाइड किया जाए, उसको जो लोन प्रोवाइड किया जाए और उसको फ्रीडम दी जाए कि आप जो चूज़ करना चाहते हैं, जिस एरिया में जाना चाहते हैं करें, उस तरह की इंफॉर्मेशन दी जाए। तो ये एक बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज जो है होने वाला है, हो रहा है। मुझको लगता है ये बहुत बड़ा रिमार्केबल चेंज है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर सरकार, रिमार्केबल चेंजेस हो रहे हैं, 8 साल में काफ़ी कुछ अचीव किया है मोदी सरकार ने। अगर हम बात करें 2022 की, तो अभी इंडिया अपना अमृत महोत्सव मना रहा है, 75 साल पूरे होने वाले हैं आज़ादी के। ऐसे में मोदी का सपना था, उन्होंने बोला था कि न्यू इंडिया की उन्होंने एक सपना देखा था। उसमें आप कहाँ तक देखते हैं कि अचीव कर पाए हैं और कितना होना बाकी है? कैसा होगा न्यू इंडिया में? न्यू इंडिया में देखिए, एक चीज़ कहा गया था और कि 2022 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। इत्तेफाक से कोविड की वजह से उस गोल से हम थोड़े पीछे चले गए हैं। अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो रिपोर्ट्स आए हैं, उसके हिसाब से 2028 तक हम इस सपने को पूरा कर पाएंगे। पर सवाल ये है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी तो उसका फ़ायदा क्या होगा? अभी भी लगभग $3 ट्रिलियन का इकोनॉमी है। इकोनॉमी आज भी बहुत छोटी नहीं है, पर कहा जाता है कि हमारी जो इकोनॉमी है, बांग्लादेश की इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो किससे ज़्यादा हो रही है। हाँ, हो रही है। उसका एक फ़ायदा भी हुआ हिंदुस्तान को। फ़ायदा ये हुआ है कि बांग्लादेश से जो माइग्रेशन हो रहा था हिंदुस्तान को, वो रुक गया है। ये हिंदुस्तान के लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। पर अगर वो दूसरी तरफ अगर आप देखें, इस कोविड के दौरान जो लोगों का कई तरह के जो समस्याएं आई, जो प्रॉब्लम्स आए हैं, उसको निपटाने के लिए भी लोगों तक सरकार पहुंची। सरकार, जनता को लोगों तक नहीं जाना पड़ा। तो सरकार जब लोगों तक पहुंचती है तो उसमें भी अगर आप देखें तो बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं। अभी कहा जा रहा है कि महंगाई बढ़ गई है, जनता को बड़ी परेशानी हो रही है, पर लोग ये नहीं सोचते हैं कि महंगाई बढ़ने से सरकार को भी परेशानी होती है कि सरकार को भी उसी बाज़ार से सारी चीज़ें लेनी पड़ती है। तो सरकार का जो रेवेन्यू कलेक्शन है उस पर भी कहीं ना कहीं फ़र्क आता है। ओवरऑल एक्सपेंसेस सरकार की बढ़ जाती है। तो ये जो बड़ी इकोनॉमी होती है तो वो उसको जज़्ब करने की कोशिश करती है। साथ में अगर आप देखें सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक चीज़ की, अगर हम इस बजट को देखें कि ओवरऑल जो सरकार के जो बजटरी सपोर्ट आती है उसका एक हिस्सा जो आता है वो बोरोइंग से आता है, यानी कि सरकार को कहीं ना कहीं उधारी लेनी पड़ती है। पर अगर आप ओवरऑल परसेंटेज में देखें तो उधारी हमारी कम होती जा रही है। और साथ साथ अगर हम देखें इंडस्ट्री में, रेलवेज़ में, स्पेस में और तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सबसे बड़ी चीज़ अगर आप देखें कि यूपीआई का जो पेमेंट सिस्टम है वो सालाना जो है एक बहुत बड़ा है, करीब 25 बिलियन जो उसमें ट्रांजैक्शंस होते हैं। और ये जो ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उस ईच ट्रांजैक्शंस में भी पैसे जनरेट होता है। तो इस तरह से अगर आप देखें, और ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है यूपीआई का, देखिए ये दूर दराज के लोगों तक, छोटे छोटे व्यापारी तक वो जा रहा है। आज अगर आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो नॉर्मली लोग अपने सिर्फ मोबाइल लेके जाते हैं और यूपीआई के ज़रिए सब्जी वाले को भी पेमेंट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। जो लोग सोचते थे कि हिंदुस्तान में शायद ये करना मुश्किल होगा, यूरोप में तो पहले हो चुका था और आसानी से हुआ था। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि बैंकों पर स्ट्रेस थोड़ा बढ़ गया है, और वो बैंकों पर स्ट्रेस कैसे कम किया जाए उस पर अभी सोचना है। उसके साथ एक चीज़ अभी आरबीआई ने किया है मेरे ख्याल में, उस महंगाई को देखते हुए लोग कह रहे थे कि महंगाई बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ रहा है। अब आरबीआई ने पहला कदम उठा लिया है अभी 4 दिन पहले ही कि इंटरेस्ट रेट जो है, जो डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ेगा, और डिपॉजिट का बढ़ेगा तो निश्चित रूप से ही लेंडिंग रेट भी बढ़ेगा। तो इस तरह से अगर आप देखिए ओवरऑल सारी इकोनॉमी जब बढ़ती है
तो उसके कई फ़ायदे होते हैं, कई परेशानियां भी आती हैं। तो दोनों ही साथ साथ इन चीज़ों को कर पाना, और ख़ास करके ऐसे दौर में, अगर 19 के बाद का दौर हम देखें, 2019 से लेके उसके आगे के दौर पे कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल ग्रोथ में फ़र्क पड़ा है, कोर सेक्टर में कहीं ना कहीं परेशानियां हुई हैं। और उसके बावजूद अगर हम पूरे मुल्क को एक आगे की ओर ले जा पा रहे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से ही राजनीतिक जो चिंताएं हैं, राजनीतिक जो एक सोच है, वो भी अपने आप में काम कर रही है। राजनीतिक सोच देखिए क्या होती है, राजनीतिक सोच जो सामान्य जनता की सारी सोच होती है, उसको लेकर जब सरकार उस पर काम करती है, वो राजनीतिक सोच होती है। तो राजनीतिक सोच क्या है कि जनता का पूरा जो है कैसे वेलफेयर जो है, ओवरऑल वेलफेयर, उसकी नौकरी से लेके, उसकी आमदनी से लेके, उसके खर्चे तक, और उसके अगर हम देखें हेल्थ सेक्टर का जो इधर कोविड के दौरान जिस तरह से हेल्थ सेक्टर का एक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, उसको अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें करना जो है, लोग समझते हैं कि सरकार है तो वो कर ही लेगी। सरकार है, पर सरकार के लिए कर पाना हर चीज़ संभव नहीं होता है। बस सरकार जब सब मिल के साथ का, एक सबसे बड़ी जो इस सरकार की सबसे बड़ी जो एक उपलब्धि रही है कि सरकार के जितने भी विंग्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर इन टैंडम काम करते रहे हैं, और इसलिए बहुत सी चीज़ें जो सरकार करना चाहती थी और करना चाह रही है, उसका जो रिजल्ट्स है वो हमें देखने को मिल रहा है। स्पेस से लेके, एयरलाइन से लेके, रोड सेक्टर तक जो है, इस चीज़ को हम देखने को मिल रहा है। कुछ समस्याएं हैं, कई सारी परेशानियां भी हैं। मेरे ख्याल में आगे आने वाले दिनों में उनका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस सामने देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, प्रोफेसर सरकार, प्रोफेसर कौल गुप्ता जी, आपने समय निकाला और स्टूडियो में आए, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। इन 8 साल में इंडियन सिटीज़न का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बेहतर हुआ ही है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी इंडियन इमेज बेहतर हुई है। तो आज के हमारे एपिसोड में बस इतना ही, और अगर आप कोई राय या सजेशंस हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।